ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज, अध्याय 1201 डेथ रिंग का सच्चा आतंक भाग 2। इवान ने अपने चेहरे पर गहरी नज़र से खून की धुंध और ढलते आसमान को देखा, फिर अपना ध्यान ग्रुला के शरीर के अंगों पर लगाया जो आसमान से गिर रहे थे। सामान्य तौर पर अपने मौजूदा स्टेट पॉइंट्स के साथ भी उसके लिए ग्रुला को मारना असंभव होता, जो रैंक 5 के शिखर पर था, सिर्फ एक वार से। रैंक 5 कोर इवॉल्वर का शरीर कानूनों की शक्ति से पोषित होता है, जिससे उनकी दृढ़ जीवन शक्ति के कारण उन्हें मारना बेहद मुश्किल हो जाता है। भले ही उनके दिल और दिमाग नष्ट हो जाएं, लेकिन वे आसानी से नहीं मरेंगे और पर्याप्त ऊर्जा के साथ वे बिना किसी समस्या के ठीक हो सकते हैं। ग्रुला की सिर्फ एक वार के बाद मृत्यु का कारण मास्टर ऑफ शैडोज अथॉरिटी का क्रिटिकल हिट प्रभाव था। मास्टर ऑफ शैडोज अथॉरिटी एक प्रकार का प्राधिकरण है जो कार्य कारण को नियंत्रित करता है। इसकी सक्रियता अवधि के दौरान यदि क्रिटिकल हिट ट्रिगर होता है तो उपयोगकर्ता का हमला स्वचालित रूप से उस स्तर तक बढ़ जाएगा जो लक्ष्य को विनाशकारी क्षति पहुंचाएगा। उदाहरण के लिए, भले ही इवान रैंक 1 कोर इवॉल्वर होता और मास्टर ऑफ शैडोज अथॉरिटी के प्रभाव में ग्रुला पर हमला करता और क्रिटिकल हिट को सफलतापूर्वक ट्रिगर करता, तो भी उसका हमला अपने आप ही शक्ति में इतना बढ़ जाता कि वह ग्रुला को गंभीर रूप से घायल कर देता। मास्टर ऑफ शैडोज अथॉरिटी कोर इवॉल्वर के बीच रैंक में अंतर के कारण होने वाले सभी कौशल प्रतिबंधों को पूरी तरह से निष्प्रभावी कर देता है, जिसका अर्थ है कि एक एफ रैंक शिकारी भी इस अथॉरिटी के तहत रैंक 6 कोर इवॉल्वर को गंभीर रूप से घायल कर सकता है। हालांकि एक एफ रैंक शिकारी कभी भी रैंक 6 कोर इवॉल्वर के करीब नहीं पहुंच पाएगा ताकि उस पर वार कर सके। कोई बात नहीं, अब तक मुझे जो भी अथॉरिटी मिली है वे पूरी तरह से टूट चुकी हैं, इवान ने ढहते हुए आसमान को देखते हुए धीमी आवाज में कहा। उसके पहले के हमले के कारण लाखों किलोमीटर के भीतर का पूरा आसमान ढह गया था और वर्ल्ड कोर के साथ अपने कनेक्शन के माध्यम से वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि पूरी अज़रागोथ दुनिया पर अराजक ऊर्जा का आक्रमण हो रहा था और वह बिखरने लगी थी। अज़रागोथ विश्व अराजक क्षेत्र में स्थित था, जो मूल ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक क्षेत्रों में से एक है, और अब जब दुनिया का अंतरिक्ष अवरोध ढह गया था तो अराजक ऊर्जा अंदर तबाही मचा रही थी। मुझे अभी भी अज़रागोथ विश्व के विश्व कोर को अपने आदिम छाया क्षेत्र के साथ आत्मसात करने की आवश्यकता है, इसलिए मैं इसे इस तरह नष्ट नहीं होने दे सकता। इवान ने संकुचित आंखों से कहा, क्योंकि उसने विश्व कोर को ग्रुला के शरीर को अवशोषित करने और इसे शुद्ध सार में बदलने का आग्रह करने का प्रयास किया था, जिसका उपयोग वह दुनिया के विनाश को रोकने के लिए कर सकता था। हालांकि उसे जल्द ही पता चला कि विश्व कोर ग्रुला के शरीर को अवशोषित नहीं कर सकता था, मुख्यतः इसलिए क्योंकि ग्रुला अज़रागोथ विश्व का मूल प्राणी नहीं था। केवल अज़रागोथ विश्व से उत्पन्न होने वाले प्राणियों को ही विश्व कोर द्वारा अवशोषित किया जा सकता था। NOWELL-BEACON लानत है, मैंने सोचा था कि ओरिजिन यूनिवर्स से इन लोगों को मारने के बाद मैं अच्छी मात्रा में शुद्ध सार प्राप्त कर पाऊंगा और रैंक 3 के शिखर तक भी पहुंच सकता हूं, संभवतः रैंक 4 के शुरुआती स्तर तक भी, लेकिन अब। इवान ने चुपचाप शाप दिया, अपना ध्यान नीचे फ्लोरिटा की ओर ले गया, जिसने एक पिंजरे जैसी संरचना बनाई थी जिसमें क्रिथोरियन और ज़ल्गा फंस गए थे। पिंजरा चांदी का और पारदर्शी था, जिसकी सतह पर सैकड़ों अजीब रून चमक रहे थे जो किसी तरह के अनुबंध की तरह दिखते थे। भले ही इवान ने ग्रुला को मार दिया था, उसने देखा कि फ्लोरिटा और अन्य अभी भी अंदर लड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें बाहर क्या हो रहा था इस बारे में पता नहीं था। मैंने उसे इन 2 रैंक 6 कोर इवॉल्वर्स को रोकने और उन्हें स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने से रोकने के लिए कहा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसके पास इस तरह का कौशल होगा। इवान ने आसमान से उतरते समय अपने चेहरे पर आश्चर्य भरी नज़र से कहा। पिंजरे के अंदर फ्लोरिटा अकेले ही क्रिथोरियन और ज़ल्गा से लड़ रही थी, और पिंजरे की प्रकृति के कारण इवान उनकी लड़ाई के बाद के प्रभावों को महसूस नहीं कर सका। हालांकि वह लड़ाई की तीव्रता को महसूस नहीं कर सका, लेकिन क्रिथोरियन और ज़ल्गा के चेहरों पर गंभीर भाव उसे बता रहे थे कि उनके लिए फ्लोरिटा का सामना करना आसान नहीं था। हालांकि फ्लोरिटा के लिए भी यह आसान समय नहीं था। हालांकि वह खुद को संभाल रही थी, लेकिन वह उन्हें मारने में सक्षम नहीं थी, और वह जानती थी कि उसके पास वापस लौटने के लिए मजबूर होने से पहले केवल 4 मिनट और कुछ सेकंड बचे हैं। इवान इस स्थिति से हैरान नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि हर कोई उसके या अनास्तासिया की तरह असामान्य नहीं है, जो बिना किसी प्रयास के समान रैंक के लोगों को मार सकता है। मुझे उम्मीद है कि यह चाल काम करेगी, या मुझे भागना पड़ेगा जबकि फ्लोरिटा उन्हें वापस पकड़ रही है। इवान ने सोचा, वेलगोथ की ओर देखते हुए, जो अभी भी ग्रुला की अचानक मौत से सदमे में था। इवान की निगाह को महसूस करते हुए वेलगोथ अपनी अचंभे से बाहर आया और जल्दी से कार्रवाई की। उसके शरीर से चांदी की रोशनी का एक विस्फोट हुआ और कुछ ही सेकंड में हजारों एल्ड्रिच हॉरर पिंजरे के पास दिखाई दिए जहां फ्लोरिटा और अन्य लड़ रहे थे। रैंक 5 एल्ड्रिच हॉरर को मारने के बाद इवान ने कुछ हजार निम्न स्तरीय एल्ड्रिच हॉरर को पकड़ लिया और वेलगोथ से कहा कि वह उन्हें अपनी अराजक दुनिया में रखे, क्योंकि वे उसकी योजना का एक अनिवार्य हिस्सा थे।
जिस क्षण हजारों एल्ड्रिच हॉरर्स भौतिक रूप में आए, इवान के शरीर से एक काली, जानलेवा आभा फूट पड़ी और उसने डेथ रिंग कौशल को सक्रिय कर दिया। डेथ रिंग अद्वितीय कौशल सक्रिय होने पर मौत के सार से भरी एक घूमती हुई काली अंगूठी आपके चारों ओर घूमने लगती है। डेथ रिंग की सीमा के भीतर सभी दुश्मन इसकी शक्ति को और बढ़ाने के लिए जला दिए जाते हैं। डेथ रिंग के अंदर आपके समान रैंक वाले या आपसे 2 रैंक नीचे वाले सभी दुश्मन हर सेकंड अपने अधिकतम स्वास्थ्य का 5% खो देंगे। आपसे 3 या उससे ज्यादा रैंक नीचे वाले दुश्मन हर सेकंड अपने अधिकतम स्वास्थ्य का 30% खो देंगे। इस बीच आपसे ज्यादा रैंक वाले सभी दुश्मन डेथ रिंग में प्रवेश करने के बाद हर सेकंड अपने अधिकतम स्वास्थ्य का 3% खो देंगे। डेथ रिंग उन दुश्मनों को प्रभावित नहीं करेगी जो आपसे 3 रैंक ऊपर हैं। डेथ रिंग के भीतर मरने वाले हर 500 दुश्मनों के लिए आपके सभी शैडो अनडेड की शक्ति 1% बढ़ जाती है, जिसमें अधिकतम 100% की वृद्धि होती है। डेथ रिंग की शुरुआती सीमा 60 किलोमीटर है और डेथ रिंग के भीतर मरने वाले हर 1000 दुश्मनों के लिए इसकी सीमा 1 किलोमीटर बढ़ जाती है। डेथ रिंग की अधिकतम सीमा 800 किलोमीटर है। चलो देखते हैं कि क्या वे फ्लोरिटा का सामना कर सकते हैं जब उसकी शक्ति 100% और बढ़ जाती है। इवान ने धीमी आवाज में बड़बड़ाया और अपने कुछ शैडो अनडेड को छोड़ दिया, उन्हें वेलगोथ द्वारा छोड़े गए एल्ड्रिच हॉरर्स को मारने का आदेश दिया। अध्याय 1202 विश्वरूप अम्ब्राथियल भाग 1। फ्लोरिटा ने क्रिथोरियन और जल्गा को फंसाने के लिए जिस चांदी के पारदर्शी पिंजरे का इस्तेमाल किया था, वह उसके अधिकारियों में से एक था, डार्क कॉन्ट्रैक्ट। इसके प्रभाव में वह किसी को भी पिंजरे में फंसा सकती थी, जिससे वे उसके साथ युद्ध करने के लिए मजबूर हो जाते थे। फंसे हुए प्रतिद्वंद्वी के लिए भागने का एकमात्र तरीका फ्लोरिटा को मारना था और इसी तरह फ्लोरिटा अपने प्रतिद्वंद्वी को मारे बिना पिंजरे से बाहर नहीं निकल सकती थी। डार्क कॉन्ट्रैक्ट ने एक समान विनिमय के रूप में कार्य किया, जिससे पिंजरा एक जीवन मृत्यु का क्षेत्र बन गया, जहां से कोई भी दूसरे पर विजय प्राप्त किए बिना बच नहीं सकता था। आमतौर पर डार्क कॉन्ट्रैक्ट के प्रभाव में कोई भी अंदर फंसे विरोधियों के बीच लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। हालांकि फ्लोरिटा की स्थिति कुछ हद तक अनोखी थी। सबसे पहले उसे इवान के अधिकार के प्रभाव में अज़रागोथ दुनिया में बुलाया गया था, रियल्म गार्जियन, और उसे उसका प्रतिनिधित्व करने वाली उसकी बुलाई गई इकाई माना जा सकता था। इतना ही नहीं, बल्कि वह एक शैडो अनडेड भी थी जो उससे बहुत करीब से जुड़ी हुई थी। हालांकि इवान उसे तब तक अपने साथ नहीं रख सकता था जब तक कि वह प्राइमोडियल शैडो रियल्म को अपने कोर के साथ एकीकृत नहीं कर लेता। वह अभी भी उसके आदेश के तहत एक शैडो अनडेड थी। चूंकि वह एक बुलाई गई इकाई थी और इवान का प्रतिनिधित्व करती थी, इसलिए वह डार्क कॉन्ट्रैक्ट के प्रभाव में भी उससे मदद प्राप्त कर सकती थी। NOWELL-BE-IN.C-OM। जैसे ही इवान ने अपने कौशल का इस्तेमाल किया और डेथ रिंग खुल गई, मौत के सार से भरी हुई काली घूमती हुई अंगूठी आसानी से डार्क कॉन्ट्रैक्ट द्वारा बनाए गए पिंजरे में घुस गई और फ्लोरिटा और अन्य लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। चूंकि मास्टर ऑफ शैडोज अथॉरिटी का प्रभाव पहले ही खत्म हो चुका था, इसलिए डेथ रिंग ने क्रिथोरियन और जल्गा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हालांकि डेथ रिंग ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर भी उनके हाव भाव सदमे में बदल गए, क्योंकि जिस क्षण डेथ रिंग ने उन्हें अपनी चपेट में लिया, फ्लोरिटा की आभा तेजी से बढ़ने लगी। चांदी के रंग के पारदर्शी पिंजरे के बाहर इवान की छाया मरे हुए भूतों की तरह घूम रही थी और वेलगोथ द्वारा पहले छोड़े गए एल्ड्रिच हॉरर्स को मार रही थी। जैसे जैसे एल्ड्रिच हॉरर्स एक एक करके गिरते गए, डेथ रिंग के भीतर मृत्यु का सार बढ़ता गया और हर 500 एल्ड्रिच हॉरर्स के गिरने के साथ छाया मरे हुओं की शक्ति में 1% की वृद्धि हुई। डार्क कॉन्ट्रैक्ट के कारण इवान फ्लोरिटा या पिंजरे के अंदर लड़ रहे अन्य लोगों की आभा को महसूस नहीं कर सका। अगर वह लड़ाई की तीव्रता को महसूस करना चाहता था तो उसे खुद पिंजरे में प्रवेश करना होगा, जो मूर्खता से कम नहीं था। रैंक 6 कोर इवॉल्वर्स के बीच एक लड़ाई में इवान जानता था कि उनकी लड़ाई के बाद के प्रभाव भी रैंक 5 कोर इवॉल्वर को गंभीर रूप से घायल करने या यहां तक कि मारने के लिए पर्याप्त होंगे। उसके जैसे किसी व्यक्ति की तो बात ही छोड़िए, जो सिर्फ रैंक 3 कोर इवॉल्वर था। हालांकि इवान पिंजरे में प्रवेश नहीं कर सका और उनकी आभा को महसूस नहीं कर सका, फिर भी उसने क्रिथोरियन और जल्गा के भावों में बदलाव देखा, जिसने उसे बताया कि डेथ रिंग इरादे के मुताबिक काम कर रही थी और यह निचले स्तर के राक्षसों को मारकर रैंक 6 कोर इवॉल्वर्स की शक्ति को भी बढ़ा सकती थी। डेथ रिंग का उपयोग करने से पहले वह चिंतित था कि फ्लोरिटा की उच्च रैंक के कारण, या इस तथ्य के कारण कि उसने अभी तक प्राइमोडियल शैडो दायरे को एकीकृत नहीं किया था, उसकी कौशलता उसकी शक्तियों को बढ़ाने से रोक सकती है। लेकिन अब जब डेथ रिंग ठीक काम कर रही थी, तो वह राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। फ्लोरिटा डेथ रिंग द्वारा अपनी शक्तियों को बढ़ाए जाने से पहले ही जल्गा और क्रिथोरियन का सामना कर सकती थी, और डेथ रिंग के बूस्ट के साथ इवान को लगा कि उसके लिए अपने बुलाने का समय समाप्त होने से पहले जल्गा और क्रिथोरियन को खत्म करना मुश्किल नहीं होगा। कुछ ही सेकंड में इवान की शैडो अनडेड ने लगभग 50,000 निम्न स्तरीय एल्ड्रिच हॉरर्स को मार डाला था, जिन्हें वेलगोथ ने छोड़ा था। परिणामस्वरूप डार्क कॉन्ट्रैक्ट द्वारा बनाया गया पिंजरा अचानक कांप उठा और अंदर की 2 आकृतियां एक भयानक बल द्वारा उड़ा दी गईं।
क्रिथोरियन और जल्गा पिंजरे की दीवारों से टकरा गए। उन्हें लगा कि उनके आंतरिक अंग फ्लोरिटा से निकलने वाली अपार आभा से हिल रहे हैं। उसकी शक्तियां अचानक इतनी क्यों बढ़ गई हैं? जल्गा ने पूछा, फ्लोरिटा की शक्ति में अचानक वृद्धि से स्तब्ध। यह मृत्यु सार का प्रभाव है। वह घूमता हुआ काला छल्ला इससे भरा हुआ है और यह मरे हुओं की शक्ति को बढ़ा सकता है। क्रिथोरियन ने धीमी आवाज में उत्तर दिया। उसकी आंखें मृत्यु वलय पर टिकी हुई थीं, जो अब पिंजरे के लगभग हर हिस्से में भर गई थी। हमें क्या करना चाहिए? अगर हम उससे लड़ना चाहते हैं तो हमें अपने विश्वरूप का उपयोग करना होगा। लेकिन अगर हम यहाँ अपने विश्वरूप का उपयोग करते हैं तो ये दुनिया संभवतः तुरंत नष्ट हो जाएगी और विनाश के दौरान वह आदमी मर सकता है। जल्गा ने गंभीर स्वर में कहा। उसकी नज़र फ्लोरिटा पर थी, जो अपनी अचानक शक्ति वृद्धि के कारण थोड़ा बेकाबू दिखाई दे रही थी। जल्गा की बातें सुनकर क्रिथोरियन चुप हो गया। वह भी अज़रागोथ दुनिया को नष्ट करने और गलती से इवान को मारने के बारे में चिंतित था और परेशान महसूस कर रहा था। जैसे ही वे दोनों सोच रहे थे कि आगे क्या करना है, फ्लोरिटा की धीमी आवाज़ उनके कानों तक पहुंची और उनके हाव भाव डरावने हो गए। विश्वरूप अम्ब्राथियल। अचानक ऊर्जा की एक भयानक धार, जो पहले क्रिथोरियन और जल्गा को उड़ा देने वाली ऊर्जा से 10 गुना अधिक शक्तिशाली थी, पिंजरे में भर गई और दो आभाएं, एक सुनहरा एक काला, आकाश में उठीं। ये कुतिया, क्या वह इस कृत्रिम रूप से बनाई गई दुनिया को नष्ट करने और उस आदमी को भी मारने से नहीं डरती? जल्गा चिल्लाया। पिंजरे के भीतर बढ़ती काली और सुनहरी आभा को देखते हुए उसकी आवाज़ सदमे से भर गई। हालांकि क्रिथोरियन ने जल्गा की चीख को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। उसकी बेसबॉल के आकार की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि वह बढ़ती काली और सुनहरी आभा को घूर रहा था। उम्ब्राथियल, ये कैसे संभव है? वे प्राणी पिछले आदिम युद्ध के दौरान विलुप्त हो गए थे। वह उम्ब्राथियल के विश्वरूप का उपयोग कैसे कर सकती है? क्रिथोरियन ने बड़बड़ाया। उसकी आवाज़ अविश्वास से भरी हुई थी। लेकिन इससे पहले कि वह स्थिति को और समझ पाता, सिश, एक सिशिंग ध्वनि उसके कानों तक पहुंची और उसके दिमाग में खतरे की घंटियां बजने लगीं। दूर हो जाओ, उसने जल्दी से चिल्लाया। जल्गा को दूर धकेल दिया और उसे सैकड़ों मीटर दूर उड़ा दिया। जिस क्षण क्रिथोरियन ने जल्गा को एक तरफ धकेला, दो उड़ती हुई तलवारें, एक काली और एक सुनहरी, उस जगह से गुजरी जहां जागला खड़ा था। बाल बाल बच गया। लेकिन तलवारें अपने लक्ष्य से चूक जाने के बाद वे अपने मालिक के पास वापस नहीं लौटीं। इसके बजाय उन्होंने एक तेज मोड़ लिया और इससे पहले कि क्रिथोरियन, जो उनसे सिर्फ 1 मीटर की दूरी पर था, प्रतिक्रिया कर पाता, सिश, तलवारें उसकी ओर चली गईं, जिससे उसकी दोनों भुजाएं कट गईं। जैसे ही दो तलवारें, एक काली और एक सुनहरी, उसकी भुजाओं को चीरती हुई निकलीं, क्रिथोरियन को लगा कि उसके दिमाग में दर्द की एक तेज लहर दौड़ गई है, लेकिन उसने अपने दांत पीस लिए और तुरंत पीछे हट गया। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ कि उसके कटे हुए अंगों से कोई खून नहीं बह रहा था। इसके बजाय उसके दाहिने हाथ का किनारा सुनहरी लपटों से जल रहा था, जबकि काली लपटें उसके बाएं हाथ के किनारे पर जल रही थीं, जिससे रैंक 6 को रिवॉल्वर की जबरदस्त जीवन शक्ति के बावजूद उसके कटे हुए अंगों को फिर से बनने से रोका जा रहा था। इतना ही नहीं, बल्कि उसके दाहिने हाथ पर जल रही सुनहरी लपटें अव्यवस्थित जीवन शक्ति को छोड़ रही थीं, जो उसके शरीर में घुस गई, उसके शरीर के दाहिने हिस्से को उत्परिवर्तित करने और उसे ठीक से काम करने में असमर्थ बनाने का प्रयास कर रही थी। इस बीच उसके बाएं हाथ को ढकने वाली काली लपटों ने एक संक्षारक आभा जारी की, जिसने धीरे धीरे उसके शरीर को क्षय कर दिया, उसे टुकड़े टुकड़े करके विघटित कर दिया। बेशक जैसे ही क्रिथोरियन को इन लपटों के भयानक प्रभावों का एहसास हुआ, उसने तुरंत कार्रवाई की। अपने कटे हुए हाथों के स्टंप पर लपटों को जलने से रोकने के लिए अपने दोनों कंधों को काट दिया। जब क्रिथोरियन ने लपटों को बुझाया तो काली और सुनहरी तलवारें फिर से उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ीं, जिसका उद्देश्य और भी अधिक गंभीर क्षति पहुंचाना था। हालांकि इस बार क्रिथोरियन तैयार था और दोनों हाथों को खोने के दर्द के बावजूद उसने तुरंत प्रतिक्रिया की, अपने स्थान से गायब हो गया और जल्गा के पास फिर से प्रकट हुआ, जो पहले फेंके जाने से अभी अभी ठीक हुई थी। दोनों तलवारें क्रिथोरियन का आगे पीछा नहीं कर पाईं। इसके बजाय वे आकाश में उड़ गईं और एक महिला के हाथों में लौट आईं, जो जमीन के ऊपर मंडरा रही थी। तलवारों को आकाश में उड़ते हुए देखकर क्रिथोरियन और जल्गा ने अपनी निगाहें उठाईं। उनकी आंखें हवा में तैरती हुई आकृति पर टिक गईं। तुरंत वे दोनों दमन की भावना से अभिभूत हो गए, जैसे कि वे उसे सीधे देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। आकाश में महिला के पीछे 12 काले पंख फैले हुए थे, जो उसके चारों ओर के स्थान को इस तरह से काला कर रहे थे जैसे कि अंधकार का शासक उतर आया हो। उसके लंबे सुनहरे बाल उसके पैरों तक झर रहे थे, जिससे एक नर्म चमक निकल रही थी जो उसके पंखों से बिल्कुल अलग थी, जो अंधेरे में डूबे हुए थे। उसने एक लंबी काली पोशाक पहनी हुई थी जिस पर सुंदर सुनहरे पैटर्न उकेरे गए थे, और एक आंख की पट्टी ने उसके निर्दोष गोरे चेहरे को ढंक रखा था। प्रत्येक हाथ में उसने एक तलवार पकड़ी हुई थी, एक काली एक सुनहरी, दोनों ऊर्जा से स्पंदित थी, जैसे कि वे फिर से मुक्त होने के लिए उत्सुक हों। जब क्रिथोरियन ने फ्लोरिटा के वर्तमान रूप को देखा तो उसने ठंडी हवा की एक तेज सांस ली।
अगर उसे पहले उसके विश्वरूप के बारे में कोई संदेह था तो अब वह पूरी तरह से दूर हो गया था, क्योंकि अब उसे यकीन था फ्लोरिटा जाग गई थी उम्ब्रेथियल। जबकि क्रिथोरियन इस एहसास से स्तब्ध था, ज़ल्गा का ध्यान पूरी तरह से किसी और चीज़ पर था। ये दुनिया अभी भी बरकरार क्यों है, भले ही उसने अपना विश्वरूप छोड़ दिया हो? उसने सोचा और अपने चारों ओर देखा। जैसे ही उसने चारों ओर देखा, उसने देखा कि फ्लोरिटा ने डार्क कॉन्ट्रैक्ट के जरिए जो पिंजरा बनाया था वह हिंसक रूप से कांप रहा था, फिर भी वह ढहा नहीं था और सफलतापूर्वक उसकी शक्तियों को रोककर उन्हें बाहरी दुनिया में लीक होने से रोक रहा था। ये देखकर कि पिंजरा उसके विश्वरूप की अपार शक्ति को रोक सकता है, ज़ल्गा का चेहरा राहत से चमक उठा और अज़रागोथ दुनिया को नष्ट करने या इवान को मारने के किसी भी डर के बिना उसने तुरंत अपना खुद का विश्वरूप सक्रिय कर दिया। जैसे ही ज़ल्गा ने अपने विश्वरूप का उपयोग किया, वह एक विशालकाय चींटी में बदल गया जो लगभग 10,000 मीटर लंबा था, और उसके विशाल शरीर से दुनिया को कुचलने वाली आभा फूट पड़ी, जिससे पिंजरा और भी हिंसक रूप से कांपने लगा। बाहर से इवान ने उस विशाल चींटी के विशाल पंजों को उसी पंजे के रूप में पहचाना जिसने क्राइथोरियन और अन्य लोगों के पहली बार अज़रागोथ दुनिया में प्रवेश करने पर आकाश को चीर दिया था। ज़ल्गा ने अपनी ऊंची ऊंचाई से फ्लोरिटा को घूर कर देखा। उसकी तुलना में वह एक छोटे कीड़े से बड़ी नहीं लग रही थी, जिसे वह कम से कम प्रयास से कुचल सकता था। लेकिन जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में आया, उसे लगा कि कुछ ठीक नहीं है और उसकी नज़र क्रिथोरियन की ओर चली गई, और उसने जो देखा उससे वह भ्रमित हो गया, क्योंकि क्रिथोरियन स्थिर खड़ा था। उसकी अभिव्यक्ति अविश्वास और निराशा में जमी हुई थी, क्योंकि वह फ्लोरिटा को देख रहा था। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम नहीं देख सकते कि हम इस दुनिया को नष्ट किए बिना अपने विश्वरूपों का उपयोग कर सकते हैं? ज़ल्गा चिल्लाया, उसकी आवाज़ निराशा से भरी हुई थी। जल्दी करो और उसके कार्य करने से पहले रूपांतरित हो जाओ। ज़ल्गा की बातें सुनने के बाद क्रिथोरियन ने उसकी ओर देखा तक नहीं और एक निराशाजनक आवाज़ में बुदबुदाया, ये बेकार है। ज़ल्गा क्रिथोरियन की प्रतिक्रिया से हैरान रह गया और पूछना चाहता था कि उसका क्या मतलब है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, एक काली और सुनहरी रोशनी उनके चारों ओर फैल गई। विशालकाय चींटी ने अपना विशाल सिर उठाया और देखा कि जब वह क्रिथोरियन से बात कर रहा था, फ्लोरिटा ने अपनी दोनों तलवारें आसमान में उछाल दी थीं। जैसे ही तलवारें पिंजरे के शीर्ष पर पहुंची, वे एक सुनहरी और काली अंगूठी में बदल गईं, जो आपस में जुड़ गईं, जिससे प्रकाश का एक अजीब, तेजी से घूमता हुआ चक्र बन गया। जिस क्षण ज़ल्गा ने घूमते हुए चक्र पर नजर डाली, वह आसन विनाश की गहरी भावना से ग्रसित हो गया। उसने तुरंत अपना ध्यान वापस फ्लोरिटा पर केंद्रित किया और देखा कि उसके हाथ उसके चेहरे के सामने एक अंधे समर्पित अनुयायी की तरह बंधे हुए थे, जो किसी देवता से प्रार्थना कर रहा था। हालांकि जब उसके होंठ खुले तो कोई प्रार्थना नहीं हुई। इसके बजाय उसके शब्द ठंडे हत्या के इरादे से भरे हुए स्पष्ट रूप से गूंज उठे। डार्क लाइट जजमेंट, अध्याय 1204। डार्क लाइट जजमेंट। डार्क लाइट जजमेंट। जिस क्षण फ्लोरिटा की आवाज़ गूंजी, पिंजरे के शीर्ष पर तेजी से घूम रही अजीब दिखने वाली काली और सुनहरी अंगूठी चमक उठी। जैसे ही काले और सुनहरे रंग की आपस में जुड़ी अंगूठी चमकी, 10,000 मीटर लंबी चींटी ज़ल्गा को एक ठंडी सनसनी और संकट की गहरी भावना महसूस हुई, जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। क्रिथोरियन, जो जमीन पर खड़ा था, उसके दोनों हाथ गायब थे, उसे भी ऐसा ही महसूस हुआ और उसे भी लगा कि मौत की सांस उसे जकड़ रही है, मानो उसकी मौत का क्षण आ गया हो। जैसे ही क्रिथोरियन और ज़ल्गा ने पिंजरे के शीर्ष पर तेजी से घूमते हुए छल्ले को देखा, उसमें से हजारों तीखे प्रकाश की किरणें, आधी सुनहरी और आधी काली, आसमान से उल्कापिंड की तरह बरसने लगीं। दहाड़! आसमान से गिरती हुई हजारों प्रकाश की किरणों को देखकर ज़ल्गा डर के मारे दहाड़ उठा, क्योंकि उसकी सारी सहज प्रवृत्तियां चीख उठीं, उसे आने वाले खतरे की चेतावनी दे रही थीं। मृत्यु के भय से प्रेरित होकर ज़ल्गा ने अपनी सारी शक्तियां इस्तेमाल की और उसके 10,000 मीटर लंबे शरीर से शुरुआती स्तर की छठी रैंक की चोटी की एक जबरदस्त आभा बाहर की ओर फूट पड़ी, जिसने पूरे पिंजरे को हिला दिया। उसके विशाल पंजे धातु की चमक से चमक उठे और उसने हजारों गिरती हुई प्रकाश किरणों पर वार किया। पंजों के जबरदस्त दबाव के कारण पिंजरे के अंदर की जगह ढहने के संकेत दिखाई दिए। हालांकि डार्क कॉन्ट्रैक्ट के अधिकार के कारण ये जल्द ही सामान्य हो गया और अंतरिक्ष अवरोध और भी अधिक शक्तिशाली हो गया, जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि विजेता का फैसला होने तक कोई भी डार्क एज के स्थान को नहीं छोड़ सकता। ज़ल्गा के विशाल पंजे, जिन्होंने अज़रागोथ वर्ल्ड के आकाश को चीर दिया था, प्रकाश की गिरती हुई किरणों के संपर्क में आए और एक सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे समय बहना बंद हो गया हो। इवान और वेलगोथ, जो बाहर से देख रहे थे, सांस लेने की हिम्मत नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें लगा कि जब पंजे और प्रकाश की गिरती हुई किरणें टकराएंगी तो एक बड़ा विस्फोट होगा। हालांकि ज़ल्गा सहित सभी को आश्चर्य हुआ कि जैसे ही उसके पंजे प्रकाश की गिरती किरणों को छूते हैं, गिरती हुई प्रकाश किरण का काला क्षेत्र प्रतिक्रिया करता है और उच्चतम स्तर का अंधकार फूट पड़ता है। प्रकाश की गिरती हुई किरणों के संपर्क में आने के एक माइक्रोसेकंड से भी कम समय में ज़ल्गा के पंजे, जो दुनिया को चीर रहे थे, बिखरने लगे, मानो वे अस्तित्व में सबसे मजबूत संक्षारक पदार्थ से टकरा गए हों। क्या
जल्गा ये देखकर भयभीत हो गया और उसने तुरंत अपने तेजी से बिखरते हुए पंजों को वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि यह सब अचानक हुआ इसलिए वह एक कदम बहुत देर से पहुंचा। जैसे ही जल्गा के धातु के पंजे बिखर गए, गिरती हुई प्रकाश किरणों का काला हिस्सा मंद हो गया, मानो उसने अपनी शक्ति खो दी हो। हालांकि जैसे ही काली रोशनी मंद हुई, प्रकाश किरणों का सुनहरा हिस्सा और भी अधिक चमकने लगा। अपने पंजों के विखंडन के कारण जल्गा के हाथ के चारों ओर की सुरक्षा बहुत नीचे गिर गई, जिससे उसका प्लेटिनम रंग का मांस दिखाई देने लगा। सुनहरी रोशनी की गिरती किरणें उसके प्लेटिनम रंग के मांस में गहराई तक धंस गईं, जिससे बहुत अधिक मात्रा में अव्यवस्थित जीवन शक्ति निकल गई, जिसने तुरंत उसके शरीर को बदलना शुरू कर दिया। जल्गा के शरीर पर मांस के बड़े बड़े टुकड़े उगने लगे, अंदर और बाहर दोनों जगह। उसकी दोनों आंखें अचानक फट गईं और उसकी आंखों के गड्ढों से मांस के तंतु बाहर निकल आए। उसके 10,000 मीटर लंबे शरीर को ढंकने वाला शक्तिशाली चींटी का खोल टूटने लगा, क्योंकि रक्त अव्यवस्थित जीवन शक्ति के साथ उसे ढंकने लगा। जैसे ही अव्यवस्थित जीवन शक्ति से भरा रक्त उसके शरीर को ढंकने लगा, ऐसा लगा जैसे उसका शरीर एक प्यासे पेड़ में बदल गया हो, जिसने सारा खून सोख लिया हो और उसके शरीर पर मांस के गोले उगने लगे। दहाड़, जल्गा दर्द से चीख उठा और उसके मुंह से एक जानवर जैसी चीख निकली। वह क्रिथोरियन से मदद मांगना चाहता था, लेकिन पाया कि उसके अंदर भी पूरी तरह से गंदगी थी। उसकी जीभ मांस की एक गेंद में बदल गई थी, जिससे वह बोलने की क्षमता खो बैठा था। जल्गा की आंखों के गड्ढों से निकले हुए तंतु तेजी से बढ़ रहे थे, उसके शरीर के दूसरे हिस्सों में घुस रहे थे और उसकी दोनों आंखों के गड्ढों से खून झरने की तरह बह रहा था, जिससे पूरा क्षेत्र खून की मोटी गंध से भर गया था। जब इवान और वेलगोथ ने अपने सामने भयावह दृश्य देखा तो दोनों को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई, क्योंकि दृश्य बहुत अजीब था। जब फ्लोरिटा उम्ब्राथियल में बदल गई और इवान ने उसकी शक्ल देखी, 12 पंखों और सुनहरे बालों वाली आंखों पर पट्टी बांधे हुए, उसे लगा कि वह देवताओं से प्रार्थना करने वाली एक परी है। लेकिन अब जल्गा की भयानक स्थिति को देखते हुए उसे एहसास हुआ कि वह एक परी नहीं बल्कि एक पूरी शैतान थी। निश्चित रूप से मेरे आसपास कोई सामान्य छाया नहीं है, उसने खुद से कहा। उसकी आंखों में रोशनी चमक रही थी, जैसे कि उसने अभी अभी ब्रह्मांड की सच्चाई को उजागर किया हो। जल्गा की तरह क्रिथोरियन की स्थिति भी वैसी ही थी, क्योंकि प्रकाश की हजारों किरणें थीं, उनमें से कई उस पर गिरी और उसका शरीर भी अजीब तरह से विकृत हो गया था। हर जगह मांस उग रहा था और उसके शारीरिक कार्य तेजी से कम हो रहे थे। जल्गा के विपरीत क्रिथोरियन ने अपने विश्व रूप में परिवर्तन नहीं किया। इसका कारण ये था कि वह अम्ब्राथियल की विशेषताओं के बारे में जानता था और समझता था कि जब तक उनकी ताकत अम्ब्राथियल एंजल से अधिक नहीं होगी, तब तक उनके लिए अपने हमले को रोकना लगभग असंभव होगा। इसके अलावा वह डार्क लाइट जजमेंट के प्रभावों के बारे में भी जानता था और महसूस करता था कि हमले के दौरान उसका शरीर जितना बड़ा होगा, अव्यवस्थित जीवन शक्ति के कारण यह उतना ही अधिक दर्दनाक होगा। इसलिए उसने खुद को नहीं बदला, बल्कि अपनी उच्च चपलता का उपयोग करके गिरने वाली प्रकाश किरणों से बचने की कोशिश की। हालांकि पिंजरे के अंदर सीमित जगह की वजह से वह जल्द ही प्रकाश किरणों की चपेट में आ गया और जल्गा की तरह उसकी जीवन शक्ति तेजी से कम हो रही थी। अरे, डेथ रिंग कौशल वास्तव में टूट गया है। इसकी मदद से युद्ध के दौरान लगभग कोई भी ऐसा नहीं है जो समान रैंक की लड़ाई में मेरे छाया मरे हुओं को हरा सके। इवान ने गहरी सांस लेते हुए थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। जब वह खुश महसूस कर रहा था कि क्रिथोरियन और अन्य लोगों का मामला जल्द ही सुलझ जाएगा, तो उसकी अभिव्यक्ति बदल गई, क्योंकि वर्ल्ड कोर के साथ अपने कनेक्शन के माध्यम से उसने पाया कि अज़रागोथ दुनिया में बाढ़ लाने वाली अराजक ऊर्जा बहुत उच्च स्तर पर पहुंच गई थी और यह कृत्रिम रूप से बनाई गई दुनिया धीरे धीरे टूट रही थी। अध्याय 1205 आत्मसात और पृथ्वी पर वापसी भाग 1। विश्वकोर के साथ अपने संबंध के माध्यम से इवान ने अपनी इंद्रियों को पूरी दुनिया में फैलाया। जैसे जैसे उसकी चेतना एल्ड्रिच ऊर्जा से दूषित क्षेत्र के करीब पहुंची, उसने देखा कि सब कुछ धीरे धीरे शून्य द्वारा निगल लिया जा रहा है, जिससे क्षेत्र एक पूर्ण नरक में बदल गया। शून्य से निकलने वाली अराजक ऊर्जा ने एल्ड्रिच ऊर्जा से प्रभावित क्षेत्र के भीतर रहने वाले सभी एल्ड्रिच हॉरर्स को चीर दिया और उनके अवशेषों को शून्य द्वारा निगल लिया गया, जैसे कि एक रसातल जानवर का मुंह दुनिया पर उतरकर सब कुछ खा जाता है। इवान की अभिव्यक्ति तब काली पड़ गई जब उसने ये देखा, और एक पल के लिए झिझकने के बाद उसने अपने दांत पीस लिए और अपने शैडो क्लोन को एक संदेश भेजा, जिसे उसने महल में पीछे छोड़ दिया था। मुझे उम्मीद है कि दुनिया को नष्ट करने वाली यह अराजक ऊर्जा आत्मसात प्रक्रिया में बाधा नहीं डालेगी। उसने अपना ध्यान वापस फ्लोरिटा की ओर मोड़ने से पहले सोचा, जो पहले से ही लड़ाई खत्म करने की तैयारी कर रही थी। वेलगोथ के महल के अंदर शैडो क्लोन ने इवान का आदेश प्राप्त किया और उसके सामने अधिसूचना पर नजर डाली। क्या आप अज़रागोथ के विश्वकोर को आदिम छाया क्षेत्र में आत्मसात करना चाहते हैं? हाँ, नहीं। बिना किसी हिचकिचाहट के क्लोन ने हाँ चुना। जिस क्षण क्लोन ने अपना विकल्प चुना, इवान, जो फ्लोरिटा और अन्य लोगों के बीच लड़ाई का अवलोकन कर रहा था, ने महसूस किया कि उसका आदिम सम्राट कोर उत्साह से कांप रहा है।
उसने जल्दी से अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके अपने कोर की जांच की और देखा कि उसके भीतर आदिम छाया ऊर्जा हिंसक रूप से घूम रही थी, तेजी से भस्म हो रही थी। उसके कोर के भीतर प्राइमोडियल शैडो एनर्जी की मात्रा तेजी से कम हो गई, लेकिन बदले में उसने महसूस किया कि प्राइमोडियल शैडो दायरे के साथ उसका संबंध मजबूत हो रहा है। 3 सेकंड से भी कम समय में उसके कोर में मौजूद सारी शैडो एनर्जी खत्म हो गई, लेकिन इवान के पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था, क्योंकि जैसे ही एनर्जी खत्म हुई उसके कोर के बीच में एक दाने के आकार का ब्लैक होल दिखाई दिया। जिस क्षण ब्लैक होल दिखाई दिया, प्राइमोडियल शैडो दायरे से उसका संबंध अपने चरम पर पहुंच गया, मानो वह छोटा ब्लैक होल प्राइमोडियल शैडो दायरे के दिल में जाने वाला एक दरवाजा हो। जैसे ही इवान ने ब्लैक होल को देखा, उसके अंदर एक गहरी लालसा की भावना छा गई, जैसे कि दूसरी तरफ से कोई चीज उसे बुला रही हो। जैसे ही इवान ने छोटे ब्लैक होल को देखना जारी रखा, ब्लैक एनर्जी के कई धागे ब्लैक मेटल से बने तार जैसे बिंदु से फूट पड़े और उसके शरीर से बाहर निकल आए। चौंक कर इवान ने अपने शरीर से निकलने वाले दसियों काले धागों को देखा, लेकिन इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हो रहा है, तार उसकी छाया में घुस गए, उसके छाया भंडार में घुस गए। महल के अंदर इवान के क्लोन की छाया कांप उठी और इवान के छाया भंडार में घुसे काले तार क्लोन के छाया भंडार से फिर से प्रकट हुए, क्योंकि दोनों जुड़े हुए थे। जैसे ही काले धागे निकले, क्लोन के सामने रखा गया अज़रागोथ का विश्व कोर कांप उठा, मानो वह तारों से डर गया हो। कोर के चारों ओर एक सुरक्षात्मक अवरोध बन गया, मानो काले तारों को और करीब आने से रोकने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि तारों ने अवरोध को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, जैसे कि वह मौजूद ही न हो, और कोर को उलझा दिया। विश्व कोर ने खुद को मुक्त करने के लिए हिंसक संघर्ष किया, लेकिन ये सब व्यर्थ था और जल्द ही इसे क्लोन के छाया भंडार में खींच लिया गया। विश्व कोर ने खुद को मुक्त करने के लिए हिंसक संघर्ष किया, लेकिन ये सब व्यर्थ था और जल्द ही इसे क्लोन के छाया भंडारण में खींच लिया गया। युद्ध के मैदान में इवान ने विश्व कोर के साथ अपने छाया भंडारण से निकलने वाले काले तारों को देखा और उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। वेलगोथ ने जो उसे बताया, उसके अनुसार विश्व कोर को दुनिया के केंद्र से दूर नहीं ले जाया जा सकता था, जहां महल स्थित था, लेकिन इन तारों ने इसे महल से लाखों किलोमीटर दूर पहुंचा दिया था। जब इवान आश्चर्यचकित महसूस कर रहा था, तो अचानक उसके कोर में छोटे ब्लैक होल से काली ऊर्जा का एक उछाल फूट पड़ा और इसे बांधने वाले तारों के माध्यम से विश्व कोर में बह गया। जैसे ही काली ऊर्जा कोर में रिसने लगी, ये घुलने लगी, एक अजीब बहुरंगी तरल में बदल गई जो असीम मात्रा में ऊर्जा से भरी हुई थी। जब इवान ने बहुरंगी तरल से निकलने वाली अपार शक्ति को महसूस किया, तो वह अपनी सांस रोक नहीं सका। अगर मैं इस कोर में मौजूद सारी ऊर्जा को अवशोषित कर लूं, तो मैं आसानी से रैंक 3 के शिखर पर पहुंच जाऊंगा, और जब तक वैचारिक ऊर्जा की मेरी समझ लौ सील बनाने की आवश्यकताओं को पूरा करती है, तब तक बची हुई ऊर्जा मुझे कम से कम रैंक 4 के शुरुआती चरण तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। उसने बड़बड़ाया, उसका दिल उत्साह से कांप रहा था। लेकिन यह अफसोस की बात है कि मैं इसे अपने कोर में अवशोषित नहीं कर सकता, या फिर प्राइमोडियल शैडो दायरे के साथ वर्ल्ड कोर का आत्मसात विफल हो जाएगा। उसने सोचा, ये देखते हुए कि बहुरंगी तरल काली तारों के साथ विलीन हो गया, उन्हें विभिन्न रंगों से रंग दिया। एक बार जब कोर तारों के साथ पूरी तरह से विलीन हो गया, तो वे पीछे हटने लगे, इवान के शरीर में वापस खींचे गए और अंत में छोटे ब्लैक होल में गायब हो गए। जैसे ही तार चले गए, ब्लैक होल ढहने लगा, सिकुड़ता हुआ, जब तक कि वह पूरी तरह से गायब नहीं हो गया। जैसे ही ब्लैक होल गायब हुआ, इवान ने महसूस किया कि प्राइमोडियल शैडो दायरे से उसका संबंध कमजोर हो गया है, जो अपने पिछले स्तर पर वापस आ गया है। इवान ने परिणाम देखने का इंतजार किया आत्मसात करने के बाद, लेकिन 1 मिनट के बाद भी कुछ नहीं हुआ। क्या बकवास है, मैंने तुम्हें पूरा वर्ल्ड कोर खिलाया और कुछ भी नहीं बदला, मुझे इससे कुछ भी नहीं मिला। उसने अपने प्राइमोडियल मोनाक कोर की जांच करते हुए किसी भी बदलाव के संकेतों के लिए अपनी सांस के नीचे छाप दिया, लेकिन उसकी निराशा के लिए उसे कुछ भी अलग नहीं मिला। उसका कोर, कौशल, आंकड़े, सब कुछ पहले जैसा ही रहा। जैसे ही इवान को लगने लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है, गड़गड़ाहट, पूरा अजरागोथ वर्ल्ड हिंसक रूप से हिलने लगा, और यहां तक कि डार्क कॉन्ट्रैक्ट के अधिकार द्वारा बनाया गया पिंजरा भी ढहने लगा। एक प्राचीन आभा दुनिया पर उतरी, और पूरे ब्रह्मांड को निगलने में सक्षम एक भक्षण करने वाली शक्ति ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल लिया। जब इवान ने भक्षण करने वाली शक्ति को महसूस किया, तो उसकी आंखें चौंक गईं और वह उसके स्रोत को देखने के लिए मुड़ा, और जैसे ही उसने इसे देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। भाड़ में जाओ, मैंने इस बकवास के लिए साइन अप नहीं किया था। वह घबराहट में चिल्लाया और टेलीपोर्टेशन संरचना की ओर भागा, महल में वापस लौटने और इस दुनिया से बचने के लिए विश्व मार्ग का उपयोग करने के लिए बेताब था। अध्याय 1206 आत्मसात और पृथ्वी पर वापसी, भाग 2। मेरे लिए रुको। इवान को भागते हुए देखकर वेलगोथ घबराई हुई आवाज में चिल्लाया, और किसी भी चीज की परवाह किए बिना वह उसके पीछे भागा। जैसे ही वह इवान का पीछा कर रहा था, वेलगोथ ने पीछे देखा और उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। तुमने इस तबाही का कारण क्या बनाया?
उसने जोर से शाप दिया। एक विशाल ब्लैक होल को धीरे धीरे आकाश से अज़रागोथ दुनिया पर उतरते हुए देखा, अपने रास्ते में सब कुछ निगल लिया और पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा। ब्लैक होल एल्ड्रिच एनर्जी से दूषित क्षेत्र में उतरा, और हालांकि वेलगोथ लाखों किलोमीटर दूर था, फिर भी वह महसूस कर सकता था कि विशाल विनाशकारी शक्ति उसे अंदर खींचने की कोशिश कर रही है। दूर से भी वह दूषित क्षेत्र में रहने वाले सैकड़ों हजारों एल्ड्रिच हॉरर्स को ब्लैक होल में चूसते हुए देख सकता था, बिना किसी निशान के गायब हो रहे थे, जैसे कि किसी विशाल जानवर द्वारा निगले जा रहे हों। फ्लोरिटा, जो क्रिथोरियन और जल्गा को मारने के लिए डार्क लाइट जजमेंट को नियंत्रित कर रही थी, उसने भी ब्लैक होल को अज़रागोथ दुनिया को निगलते हुए देखा और उसके चेहरे पर आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। यह आभा, क्या यह आदिम छाया क्षेत्र का प्रवेश द्वार हो सकता है? उसने बुदबुदाते हुए निकट आते ब्लैक होल को देखा। जिस बात ने उसे और भी अधिक आश्चर्यचकित किया वह ये थी कि उसके डार्क अथॉरिटी द्वारा बनाया गया पिंजरा ब्लैक होल की विनाशकारी शक्ति के तहत टूटने लगा था। उसने पहले भी कई बार डार्क कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल किया था और जानती थी कि पीक रैंक 6 कोर इवॉल्वर भी इसे तोड़ नहीं सकता, इसलिए इसे इतनी आसानी से टूटते देखकर वह बहुत हैरान हो गई। क्रिथोरियन और जल्गा भी भक्षण करने वाली शक्ति के अचानक प्रकट होने से समान रूप से चौंक गए, लेकिन वे प्रतिक्रिया करने में असमर्थ थे क्योंकि उनके शरीर पहले से ही पहचान से परे उत्परिवर्तित हो चुके थे, पिंजरे के भीतर फंसे मांस के तड़पते हुए पिंडों में बदल गए थे। मैं उन्हें पूरी तरह से नष्ट करने की योजना बना रही थी, लेकिन अब जब प्राइमोडियल शैडो दायरे में प्रवेश द्वार है, फ्लोरिटा ने धीरे से कहा, दो मुड़े हुए मांस के पिंडों को देखते हुए, जो क्रिथोरियन और जल्गा थे। उसने इवान को देखने के लिए पीछे देखा, केवल उसे एक भयभीत घोड़े की तरह भागते हुए देखा और उसे एक संदेश भेजा, जिसमें पूछा गया कि क्या उसे भागने के लिए उसकी सहायता की आवश्यकता है। उसी समय उसने उसे बताया कि वह क्रिथोरियन और जल्गा के साथ क्या करने की योजना बना रही थी। इवान, जो अभी भी भाग रहा था, ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गया कि फ्लोरिटा क्या योजना बना रही थी और एक पल के लिए सोचने के बाद उसने सिर हिला दिया। मेरे पास भागने का एक रास्ता पहले से ही है। आप उन दोनों से वैसे ही निपटे जैसा आप उचित समझें, लेकिन अगर वे परेशानी पैदा करते हैं तो उन्हें मार दें, उसने जवाब दिया। इवान की स्वीकृति मिलने पर फ्लोरिटा ने कुछ और नहीं कहा और ब्लैक होल के पिंजरे के पास आने का इंतजार किया। कुछ ही सेकंड में पिंजरा ब्लैक होल की विनाशकारी शक्ति के नीचे बिखर गया और जैसे ही यह ढह गया, फ्लोरिटा ने क्रिथोरियन और जल्गा को, जो मांस के पिंडों से ज्यादा कुछ नहीं थे, अपनी आध्यात्मिक शक्ति में लपेट लिया और ब्लैक होल की ओर तेजी से बढ़ गई। अपनी रैंक 6 शक्ति और अपने अम्राथियल रूप के साथ भी फ्लोरिटा ने ब्लैक होल के पास पहुंचने पर अपने ऊपर बहुत ज्यादा दबाव महसूस किया, जिससे उसके लिए अपने शरीर पर नियंत्रण बनाए रखना मुश्किल हो गया, लेकिन दबाव के बावजूद उसने संकोच नहीं किया और ब्लैक होल में गोता लगा दिया। NOWELL-BE-IN.C-OM। जिस क्षण वह ब्लैक होल में प्रवेश करती है, उसका शरीर ढहने लगता है। हालांकि एक चमकदार सुनहरी रोशनी उसे घेर लेती है, जो धीरे धीरे उसके विघटित रूप को पुनर्जीवित करती है। साथ ही एक काले सुरक्षात्मक अवरोध ने उसे और 2 मांसपिंडों को घेर लिया, जिससे ब्लैक होल का अत्यधिक दबाव कम हो गया। ब्लैक होल आगे बढ़ता रहा और जल्द ही फ्लोरिटा और उसके बंदी उसके भीतर गायब हो गए, पीछे कोई निशान नहीं छोड़ा। इस बीच इवान और वेलगोथ महल से जुड़े टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन तक पहुंच गए और बिना देरी किए इसे सक्रिय कर दिया। एक चमकदार चांदी की रोशनी चमकी और एक पल में वे महल के सामने टेलीपोर्ट हो गए। क्रिथोरियन और अन्य लोगों द्वारा पहली बार अज़रागोथ दुनिया में प्रवेश करने पर प्रदर्शित की गई जबरदस्त शक्ति के कारण महल लंबे समय से खंडहर में बदल गया था और महल का केवल एक छोटा सा हिस्सा बरकरार था, वह हिस्सा जिसे इवान ने क्रिथोरियन और अन्य लोगों के आने से पहले वर्ल्ड कोर के शुद्ध सार का उपयोग करके ढाल दिया था। उस छोटे से अक्षुवण हिस्से में आश्चर्य की बात नहीं, विश्वकोर और विश्वमार्ग स्थित थे। लेकिन विश्वकोर पहले से ही आदिम छाया क्षेत्र में समाहित हो चुका था, इसलिए वहां रुकने का कोई कारण नहीं था, इसलिए इवान और वेलगोथ विश्वमार्ग की ओर भागे। अरे, ये सोचना कि मुझे इस तरह से शर्मनाक तरीके से भागना पड़ेगा, वेलगोथ ने अपनी सांसों में बुदबुदाया जब वह और इवान विश्वमार्ग के पास पहुंचे। इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? हमने मूल ब्रह्मांड के लोगों को मार डाला। इस पिंजरे में बंद दुनिया को छोड़ने से पहले तुम और क्या हासिल करना चाहते हो? इवान ने सपाट लहजे में जवाब दिया। उसका ध्यान एक नई अधिसूचना की ओर गया जो कुछ ही क्षण पहले दिखाई दी थी। वर्तमान आत्मसात 26%, 0.27%, 0.28%। शायद आत्मसात 100% तक पहुंचने के बाद मुझे कुछ प्राप्त होगा, इवान ने खुशी की लहर महसूस करते हुए खुद से सोचा। जब वर्ल्ड कोर को प्राइमोडियल शैडो दायरे में विलय करने के बाद उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ तो वह पहले काफी निराश महसूस कर रहा था, लेकिन नई अधिसूचना को देखकर उसे लगा कि जब पूरा अज़रागोथ वर्ल्ड प्राइमोडियल शैडो दायरे में विलय हो जाएगा तो उसे निश्चित रूप से कुछ अच्छा मिलेगा। क्या तुम्हें यकीन है कि यह मार्ग सुरक्षित है? वेलगोथ ने अनिश्चित स्वर में पूछा, वर्ल्ड पैसेज को देखते हुए। मैंने पिछले कुछ दिनों में इसे पूरा करने के लिए बहुत सारे संसाधनों का उपयोग किया, लेकिन मुझे इसे परखने का कभी मौका नहीं मिला।
अगर कुछ गलत हुआ तो हम अंतरिक्ष तूफान से अलग हो जाएंगे। लानत है, तुमने ही इसे बनाया है। कम से कम अपने काम पर तो थोड़ा भरोसा रखो। इवान ने झपट्टा मारा। उसका मुंह वेलगोत के अशुभ शब्दों पर फड़क रहा था और इससे पहले कि वेलगोत जवाब दे पाता, उसने उसे लात मारी, जिससे वेलगोत उड़कर विश्व मार्ग में चला गया। उसी समय उसने सीलिंग के रून को सक्रिय कर दिया, जिससे वेलगोत की शक्तियों को सील कर दिया गया ताकि उसकी विशाल उपस्थिति मार्ग को ढहने से रोक सके। तुम बकवास करते हो, वेलगोत अविश्वास में चिल्लाया और फिर मार्ग में गायब हो गया। इवान को वेलगोत की अविश्वास भरी नज़र की परवाह नहीं थी और निकट आ रहे ब्लैक होल पर एक आखिरी नज़र डालने के बाद उसने एक गहरी सांस ली और मार्ग में कदम रखा। अध्याय 1207 ड्रैगन द्वीप पर विनाश भाग 1। असीमित महासागर के समुद्र तल पर एक जादुई घेरा चमकीली चांदी की रोशनी से जगमगा उठा और उसके भीतर एक आकृति की रूपरेखा बनने लगी। दहाड़। जिस क्षण जादुई घेरा सक्रिय हुआ, एक ड्रैगन की दहाड़ पूरे समुद्र में गूंज उठी, जिससे समुद्र का पानी हिंसक रूप से हिलने लगा, जिससे हर दिशा में लहरें उठने लगीं। अनास्तासिया, जो यूनिवर्सल स्प्रिंग और अन्य मूल्यवान वस्तुओं को इकट्ठा करने के बाद गुप्त क्षेत्र से बाहर निकली थी, उसने भी क्रोधित ड्रैगन की दहाड़ सुनी और उसकी आंखें ठंड से चमक उठीं। अचानक उस पर एक जबरदस्त दबाव पड़ा और एक सीटी की आवाज़ उसके कानों तक पहुंची, जिसने उसके दिमाग को खतरे की तीखी चेतावनी दी। दमनकारी बल को महसूस करते हुए अनास्तासिया ने ऊपर देखा और एक विशाल सांप जैसी ड्रैगन की पूंछ देखी, जो हजारों मीटर लंबी और नीले रंग के तराजू से ढकी हुई थी, जो एक स्वर्गीय स्तंभ की तरह उसके ऊपर गिर रही थी। जैसे ही पूंछ उस पर वार करने वाली थी, उसके शरीर से एक जोरदार धमाका हुआ और अनास्तासिया की आभा तेजी से बढ़ी, जिसने शुरुआती स्तर के रैंक 6 जल ड्रैगन की शक्ति को ग्रहण कर लिया। उसके सिर के दोनों ओर 2 ड्रैगन सींग उभरे, उसके हाथों पर तराजू बने जो उन्हें जानवरों के पंजे में बदल रहे थे, और एक लंबी ड्रैगन पूंछ उसकी पीठ से बाहर निकली। क्योंकि उसने अपनी आत्मा अनुनाद कौशल को सक्रिय किया, ड्रैगन बैटल फॉर्म में प्रवेश किया, जिसका उपयोग उसने हेल्फिस के खिलाफ अपनी लड़ाई में किया था। अनास्तासिया ने अपने पंजे वाले हाथों में से एक को उठाया और जब वह विशाल गिरती हुई पूंछ से टकराया, समुद्र के तल पर विनाशकारी बल का विस्फोट हुआ, जिससे हजारों किलोमीटर के दायरे में पानी बाहर निकल गया, जिससे एक विशाल निर्वात बन गया। लाखों किलोमीटर तक फैले क्षेत्र में समुद्र तल ढह गया और सैकड़ों विशाल सुनामी जैसी लहरें आसमान में ऊंची उठीं, जिससे पूरे ड्रैगन द्वीप में शॉकवेव फैल गईं। विश्व स्तरीय कोर इवॉल्वर्स के बीच लड़ाई लाखों किलोमीटर तक असर डालने के लिए पर्याप्त थी, और वाटर ड्रैगन का एक ही पूर्ण शक्ति वाला प्रहार ड्रैगन द्वीप के सभी उच्च श्रेणी के ड्रैगन को सचेत करने के लिए पर्याप्त था। जिस क्षण ड्रैगन ने लड़ाई के कारण होने वाले विनाशकारी प्रभाव को महसूस किया, वे तुरंत संघर्ष के स्थान की ओर भागने लगे। जब उच्च स्तरीय ड्रैगन संघर्ष के स्थान की ओर भाग रहे थे, तो वाटर ड्रैगन, जो सभी अराजकता का स्रोत था, समुद्र की गहराई में खड़ा था। उसकी विशाल आंखें अविश्वास से खुली हुई थीं। जब वाटर ड्रैगन ने अनास्तासिया पर हमला किया था, जिस क्षण वह गुप्त क्षेत्र से बाहर निकली थी, तो उसे यकीन था कि हजारों सालों से जिस क्षेत्र में वह प्रवेश करने की हिम्मत कर रहा था, उसे कुचलने के लिए बस एक ही वार काफी होगा। सदियों से वाटर ड्रैगन ने गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए जादू के घेरे को सक्रिय करने का प्रयास किया था, लेकिन जादू के घेरे पर प्रतिबंध ने उसे ऐसा करने से रोक दिया था। वह नहीं जानता था कि जादू का घेरा और गुप्त क्षेत्र किसने बनाया था, लेकिन खजाने के प्रति उसकी ड्रैगन प्रवृत्ति ने उसे बताया कि अंदर कुछ असाधारण छिपा हुआ है। हजारों सालों से वह यहाँ सोता रहा, रैंक 6 के शिखर तक पहुंचने का प्रयास करता रहा ताकि वह प्रतिबंध को तोड़ सके और अपने लिए गुप्त क्षेत्र का दावा कर सके। हालांकि इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, अनास्तासिया गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी थी। क्रोध से अभिभूत जल ड्रैगन को लगा जैसे किसी छोटे चोर ने उसका पुरस्कार लूट लिया हो। इस प्रकार जैसे ही अनास्तासिया उभरी, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर हमला कर दिया, उसे मारने और गुप्त क्षेत्र से जो भी खजाना उसने लिया था उसे जब्त करने के इरादे से। हालांकि ये कैसे संभव है? जल ड्रैगन दहाड़ा। उसकी आवाज़ डर से कांप रही थी क्योंकि वह अनास्तासिया को देख रहा था, जिसने एक कदम भी पीछे हटे बिना सिर्फ एक हाथ से उसकी विशाल पूंछ पकड़ी हुई थी। इसके अलावा उसकी आभा से जल ड्रैगन को एक सहज भय महसूस हो सकता था, जैसे कि उसके वंश में कुछ गहराई से उसके सामने खड़ी महिला से भयभीत हो। अपने वंश से बढ़ते भय को महसूस करते हुए जल ड्रैगन ने अपनी पूंछ को अनास्तासिया की लोहे की पकड़ से मुक्त करने की कोशिश की, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह इसे हिला नहीं सका। क्रैक! अचानक समुद्र तल पर तड़कते हुए तराजू की आवाज गूंज उठी और जल ड्रैगन की पूंछ को ढकने वाले नीले तराजू टूटने लगे। दहाड़! जल ड्रैगन पीड़ा में चिल्लाया, ये समझने में असमर्थ कि अनास्तासिया, जिसके ड्रैगन जैसे पंजे सामान्य मानव के हाथ के आकार से केवल 2 गुने थे, उसकी विशाल पूंछ के घने तराजू को कैसे कुचल सकती है, जो लगभग 100 मीटर मोटी थी। अनास्तासिया ने ड्रैगन के कुछ तराजू को ही कुचला था और अभी तक गंभीर नुकसान नहीं पहुंचाया था जब उसने महसूस किया कि कई ड्रैगन तेजी से उसके स्थान की ओर बढ़ रहे हैं। टस्क! अभी 10 सेकंड भी नहीं हुए हैं और वे ड्रैगन पहले से ही यहाँ हैं।
उसने निराशा में बड़बड़ाया, उसकी पीली आंखें गहरी रक्तपिपासा से चमक रही थीं। अनास्तासिया से निकलने वाली अत्यधिक रक्तपिपासा को महसूस करते हुए जल ड्रैगन जम गया और उसका खून ठंडा हो गया। अत्यधिक रक्तपिपासा को महसूस करते हुए किसी कारण से उसके भीतर एक आदिम शक्ति ने उसे भय की स्थिति में डाल दिया और उसकी पशु प्रवृत्ति ने उसे बार बार चेतावनी दी कि वह ऐसे खतरनाक इरादे वाले व्यक्ति को चुनौती न दे। जब वाटर ड्रैगन को यकीन हो गया कि वह मरने वाला है, अगर तुम जीना चाहते हो तो विरोध मत करो, उसने अनास्तासिया की ठंडी आवाज़ सुनी और एक चांदी की रोशनी उसके विशाल शरीर को घेर लेती है। वाटर ड्रैगन ने कुछ देर तक विरोध करने के बारे में सोचा, लेकिन उसकी चेतावनी को याद करते हुए उसने स्थिर रहने का फैसला किया, जिससे वह खुद को अनास्तासिया की कोर वर्ल्ड में खींच लिया गया। एक पल में चमकदार चांदी की रोशनी ने वाटर ड्रैगन के पूरे शरीर को घेर लिया और वह समुद्र से गायब हो गया। एक बार जब सोल रेजोनेंस का प्रभाव खत्म हो जाता है तो मेरी कोर वर्ल्ड उसे लंबे समय तक रोक नहीं पाएगी, अनास्तासिया ने सोचा, जैसे समुद्र तल पर एक काली आभा फैल गई हो जो उसकी उपस्थिति के सभी निशान मिटा रही हो ताकि कोई भी यह न जान सके कि वह यहाँ है। ये सुनिश्चित करने के बाद कि उसकी उपस्थिति के हर निशान को मिटा दिया गया है, अनास्तासिया ने महसूस किया कि ड्रैगन की आभा अविश्वसनीय गति से उसके करीब आ रही है और एक और पल बर्बाद किए बिना वह समुद्र की गहराई से गायब हो गई। अनास्तासिया के गायब होते ही सिर पर ड्रैगन के सींगों वाली कई आकृतियां घटनास्थल पर दिखाई दीं। अध्याय 1208 ड्रैगन द्वीपों पर विनाश भाग 2। जल ड्रैगन और अनास्तासिया के बीच टकराव वाले समुद्र तल पर पहुंचने वाला पहला ड्रैगन ज़ाल्थोरक था, जो मध्यम स्तर का रैंक 6 ड्रैगन था जिसे अनास्तासिया ने समुद्र में प्रवेश करने से पहले देखा था। ज़ाल्थोरक ने संकुचित आंखों से ढहे हुए समुद्र तल और टकराव के बाद छोड़े गए निर्वात क्षेत्र को देखा। हालांकि जल ड्रैगन की स्थायी आभा के अलावा वहां और कुछ नहीं था। वह बेवकूफ हज़ावार कहाँ गया? ज़ाल्थोरक ने भौहें सिकोड़ते हुए बुदबुदाया, शुरुआती स्तर के रैंक 6 जल ड्रैगन हज़ावार की तलाश में। वह सदियों से बिना हिले डुले इस जगह की रखवाली कर रहा था और अब वह अचानक गायब हो गया। ज़ाल्थोरक ने बर्बाद समुद्र तल के चारों ओर तैरते हुए उस जादुई घेरे की तलाश की जिसकी हज़ावार रखवाली कर रहा था, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब उसने पाया कि समुद्र तल के साथ साथ पूरा जादुई घेरा भी नष्ट हो गया था। ये कैसे संभव है? महामहिम एल्ड्राकर भी उस चीज़ को नष्ट नहीं कर सके। सिर्फ समुद्र तल के ढह जाने से यह कैसे नष्ट हो सकता है? ज़ाल्थोरक ने बड़बड़ाया, उसकी अभिव्यक्ति अविश्वास से भरी हुई थी और उसे लगा कि कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि न केवल जादू का घेरा नष्ट हो गया था बल्कि हज़ावार भी बिना किसी निशान के गायब हो गया था। अनास्तासिया एक काली आभा में लिपटी हुई ज़ाल्थोरक से कुछ ही दूरी पर खड़ी थी, उसकी बड़बड़ाहट सुन रही थी और जब उसने सुना कि एल्ड्राकर भी जादू के घेरे को नष्ट करने में असमर्थ था तो वह आश्चर्यचकित हो गई। ये नष्ट हो गया होगा क्योंकि मैंने यूनिवर्सल स्प्रिंग ले लिया था, उसने खुद से सोचा, और ये देखकर कि और भी ड्रैगन आने वाले थे उसने तय किया कि अब जाने का समय आ गया है। हालांकि उसे यकीन था कि जब तक सोल रेजोनेंस सक्रिय रहेगा कोई भी उसे नहीं पहचान पाएगा, फिर भी उसे वाटर ड्रैगन से निपटना था, इसलिए और समय बर्बाद करना कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही अनास्तासिया जाने वाली थी उसने ज़ाल्थोरक को फिर से बड़बड़ाते हुए सुना और रुक गई। वह दुष्ट महिला जिसने शून्य सुरंग को नष्ट कर दिया था अभी भी ड्रोजन द्वारा पीछा की जा रही है। क्या ये घटना भी उससे जुड़ी हो सकती है? अनास्तासिया ने अपनी नज़र ज़ाल्थोरक की ओर घुमाई, उसकी आंखों में हत्या के इरादे की स्पष्ट झलक थी क्योंकि वह जानती थी कि ड्रोजन कौन था। वाटर ड्रैगन की तरह ड्रोजन कुछ हजार साल पहले एक शुरुआती स्तर का रैंक 6 ड्रैगन था जब वह अभी भी ड्रैगन द्वीप पर रहती थी और अब तक वह संभवतः मध्य स्तर रैंक 6 तक पहुंच गया था। हालांकि एश्ले को अंतरिक्ष के नियमों की अच्छी समझ है, लेकिन उस कमीने ड्रोजन की उन्हें प्रतिबंधित करने की जन्मजात क्षमता भी उतनी ही शक्तिशाली है। उनके रैंकों में अंतर के कारण एश्ले शायद उससे बच नहीं पाएगी, अनास्तासिया ने सोचा, खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस लेते हुए, क्योंकि ज़ाल्थोरक के शब्दों के आधार पर एश्ले अभी भी सुरक्षित थी और पकड़ी नहीं गई थी। एक और पल बर्बाद किए बिना वह मुड़ी और तेजी से केंद्रीय द्वीप के नीचे चली गई जहां से वह समुद्र में प्रवेश कर गई थी। उसने द्वीप के तल पर प्रवेश द्वार खोला और अंदर खिसक गई। केंद्रीय द्वीप की गहराई में एक बार वह उस गुफा की ओर चली गई जहां वह टेलीपोर्टेशन वेदी थी जिसका उपयोग उसने द्वीप में प्रवेश करने के लिए किया था। चलते समय उसने अपना संचार क्रिस्टल निकाला और एश्ले से संपर्क करने का प्रयास किया। हालांकि उसकी निराशा के लिए एश्ले ने जवाब नहीं दिया। लानत है, अनास्तासिया ने अपने कदमों को रोकते हुए अपनी सांस में शाप दिया। अगर वह एश्ले की तलाश में ड्रैगन द्वीप से बाहर जाती तो उसे बहुत समय लग जाता और तब तक वह ड्रोजन द्वारा पकड़ी जा चुकी होती। हालांकि वह आपातकालीन स्थिति में मदद के लिए अलारिक या सिल्वन को बुला सकती थी, लेकिन मुझे संदेह है कि वह ऐसा करेगी क्योंकि इससे पिछले कुछ महीनों में हम जो कुछ भी कर रहे थे उसका खुलासा हो जाएगा। अनास्तासिया ने अपनी आंखें तेज करते हुए कहा।
उसने अपना टोकन निकाला जिससे उसे ड्रैगन द्वीप की संपूर्णता तक पहुंच प्राप्त हुई और सैकड़ों अलग अलग द्वीपों के लेआउट का अध्ययन करने के बाद उसे आखिरकार वह मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। अगर मेरे पास ड्रोजन का शिकार करने और एशले को बचाने के लिए समय नहीं है तो मैं बस ऐसी स्थिति बना दूंगी जहां उस कमीने के पास मेरे पास आने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, उसने ठंडी आवाज में कहा और टोकन का उपयोग करते हुए वह ड्रैगन द्वीप के ऊपर आसमान में ऊंची जगह पर दिखाई दी। उसकी आत्मा की प्रतिध्वनि और अपनी उपस्थिति को छिपाने के कौशल के कारण कोई भी ऊपर आसमान में मदराती भयानक शक्ति को महसूस नहीं कर सकता था। अनास्तासिया ने केंद्रीय द्वीप पर कोई परेशानी नहीं पैदा की और इसके बजाय बाहरी किनारे पर स्थित द्वीपों की ओर उड़ गई। जबकि केंद्रीय द्वीप पर तबाही मचाना उसके लिए असंभव नहीं था, इसकी सुरक्षा सर्वोच्च थी और इसे पलटने के लिए काफी समय और ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ऐसा कुछ नहीं जो वह इस समय वहन कर सकती थी। इसके विपरीत बाहरी द्वीपों को तबाह करना कहीं अधिक आसान था और उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक समय या प्रयास बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं थी। कुछ ही मिनटों में अनास्तासिया अपने चुने हुए लक्ष्य पर पहुंच गई और अपने नीचे एक जलते हुए तैरते हुए द्वीप को देखा। ये द्वीप फायर ड्रैगन्स का था और इस पर कई वाष्पशील पदार्थ थे जो उसके द्वारा किए जाने वाले विनाश को बढ़ा सकते थे। नीचे द्वीप को देखते हुए अनास्तासिया ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली, अपने मूल पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे जैसे उसकी एकाग्रता गहरी होती गई उसने महसूस किया कि उसकी चेतना एक अंतहीन नदी में बह रही है, और जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसने खुद को एक काले समुद्र के ऊपर खड़ा पाया। काला सागर हिंसक रूप से उछल रहा था, असीम शक्ति से भरा हुआ, मानो उसमें पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता हो। अशांत जल को देखते हुए अनास्तासिया ने मुट्ठी भर काला पानी उठाया और उसे शांति से देखा। ये पर्याप्त होना चाहिए, उसने काले पानी को एक घूंट में पीने से पहले धीरे से कहा। जैसे ही उसने पानी पिया काले समुद्र का स्तर लगभग 1/50 तक गिर गया, मानो किसी ने इसे अवशोषित कर लिया हो। जलते हुए द्वीप के ऊपर अनास्तासिया ने अपनी आंखें खोलीं और उसकी शक्ति तेजी से बढ़ने लगी और ड्रैगन द्वीपों की संपूर्णता में एक अवर्णनीय आभा फैल गई। ज़ाल्थोरक और अन्य उच्च श्रेणी के लोगों सहित सभी ड्रैगन अपनी जगह पर जम गए क्योंकि उनके ड्रैगन वंश भय से कांप रहे थे। क्या क्या हो रहा है? ज़ाल्थोरक हकलाया, उसकी आवाज़ कांप रही थी क्योंकि वह चमकीले आकाश को देख रहा था जो अज्ञात कारणों से धीरे धीरे काला होता जा रहा था। यदि इवान यहाँ होता तो उसे झटका लगता क्योंकि अब ड्रैगन द्वीपों को घेरने वाली आभा प्रिमोडियल द्वारा जारी की गई आभा के समान थी जब वह अजरागोथ दुनिया पर उतरी थी, जब इवान ने सोलस्लेयर युद्ध कला पर दूसरा कदम इस्तेमाल किया था। अध्याय 1209 ड्रैगन द्वीप पर विनाश भाग 3। आखिरकार आधा रास्ता, अनास्तासिया ने खुद से कहा, क्योंकि उसने कुछ पल पहले पिया हुआ काला पानी पूरी तरह पी लिया था। मुझे उम्मीद थी कि मैं लगभग 10 वर्षों में अपनी प्रोजेनिटर शक्तियों को आत्मसात करने के 50% अंक तक पहुंच जाऊंगी, लेकिन शैडो दायरे के प्राइमोडियल शैडो दायरे में विकसित होने और उस पर मेरे आंशिक अधिकार के साथ मुझे अपनी प्रोजेनिटर शक्तियों को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए आवश्यक समय में काफ़ी कमी आई। जैसे ही अनास्तासिया बोल रही थी, उसकी गहरी पीली खड़ी पुतलियां धीरे धीरे थोड़ी पतली होती जा रही थीं और उसकी पीठ से निकली ड्रैगन की पूंछ बड़ी होती जा रही थी। उसके सिर पर 2 काले सींग तीखे हो गए और उसके हाथों को ढंकने वाले काले तराजू हीरे जैसी चमक के साथ चमक रहे थे जो अविनाशी होने का एहसास करा रहे थे। अपने नीचे जलते हुए तैरते द्वीप को देखते हुए अनास्तासिया ने एक गहरी सांस ली और अपना हाथ ऊपर उठाया। गड़गड़ाहट। जिस क्षण उसने अपना हाथ उठाया, ड्रैगन द्वीप के ऊपर का चमकीला आकाश काला हो गया, मानो सूरज पर एक काला पर्दा डाल दिया गया हो। पूरी दुनिया में एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज़ गूंजी जिसने हर एक ड्रैगन को अपना सिर उठाने और चेहरे पर डर के भाव के साथ काले आसमान को देखने पर मजबूर कर दिया। सिर्फ ड्रैगन ही नहीं, बल्कि करोड़ों किलोमीटर के दायरे में रहने वाले समुद्री राक्षसों ने भी आसमान से आने वाली गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनी और सहज रूप से अपने सिर उठाए काले आसमान के भीतर एक भयानक शक्ति को महसूस किया। जैसे ही लाखों किलोमीटर के दायरे में रहने वाले हर एक प्राणी ने ऊपर देखा, काले आसमान से आने वाली गड़गड़ाहट की आवाज़ अपने चरम पर पहुंच गई और अगले ही पल आंसू एक फटने की आवाज़ सभी के कानों तक पहुंची और हर एक प्राणी की डरावनी आंखों के सामने काला आसमान फट गया। एक विशाल काले रंग का ड्रैगन पंजा जिसने पूरे फायर ड्रैगन द्वीप को कवर किया था, सैकड़ों हजारों किलोमीटर बड़ा फटे हुए स्थान से उतरा। जिस क्षण पंजा उभरा, हर एक ड्रैगन, चाहे रैंक 1 हो या रैंक 6, ने महसूस किया कि उनके रक्तरेखाएं डर से कांप रही थीं और धीरे धीरे गिरते हुए पंजे को रोकना चाहने के बावजूद कोई भी हिल नहीं पा रहा था। नाजुक कांच की तरह अंतरिक्ष, और जैसे ही यह नीचे आया, पूरा फायर ड्रैगन द्वीप कांपने लगा और पंजे के टकराने से पहले ही द्वीप की सतह पर दरारें दिखाई देने लगीं। गिरते हुए ड्रैगन के पंजे का आकार नीचे उतरने के साथ बढ़ता रहा और जब तक ये द्वीप से सिर्फ 1000 मीटर ऊपर था, तब तक फायर ड्रैगन द्वीप एक छोटे से पत्थर के कंकड़ की तरह लग रहा था जो किसी भी तरह से उसकी पकड़ से बच नहीं सकता था।
हालांकि अनास्तासिया की प्रोजेनिटर शक्तियों के प्रभाव से सभी ड्रैगन स्थिर हो गए थे, लेकिन एआई इंटेलिजेंस द्वारा नियंत्रित ड्रैगन द्वीपों का मूल पूरी तरह से अप्रभावित था। जिस क्षण एआई ने गिरते हुए पंजे के खतरे को महसूस किया, उसने हमले के स्थान का निर्धारण किया और तुरंत फायर ड्रैगन द्वीप की सभी सुरक्षा बाधाओं को सक्रिय कर दिया। हालांकि सभी अवरोध सक्रिय हो गए थे, लेकिन जैसे ही वे विशाल ड्रैगन के पंजे के संपर्क में आए, वे तुरंत कुचल गए। क्रैक पूरे फायर ड्रैगन द्वीप पर गहरी दरारें दिखाई देने लगी और इसे ढकने वाली संरचना एक एक करके टूटने लगी। भूमि पर सांप जैसी दरारें बन गईं और द्वीप पर रहने वाले सभी फायर ड्रैगन घबराकर दहाड़ने लगे। फायर ड्रैगन की डरावनी दहाड़ के बीच फायर ड्रैगन द्वीप की अंतिम सुरक्षा बाधा आखिरकार टूट गई और पूरे आकाश को ढकने वाले काले पंजे ने एक छोटे से तैरते हुए पत्थर की तरह विशाल द्वीप को अपनी हथेली में जकड़ लिया। अनास्तासिया ने उस पंजे को देखा जिसने आकाश से द्वीप को पकड़ा था और धीरे से अपनी हथेली को जकड़ लिया। जैसे ही उसने अपनी हथेली को जकड़ा, विशाल काले ड्रैगन का पंजा भी बंद हो गया और बूम जैफ छोटी दबी हुई धमाकेदार आवाज सभी के कानों तक पहुंची और उनके दिल ठंडे हो गए। यद्यपि ध्वनि बहुत तेज न ही थी, फिर भी उसे सुनने वाला प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि वह छोटी सी गड़गड़ाहट वाली ध्वनि क्या दर्शाती है। बंद पंजा धीरे धीरे खुला और जैसे ही काला पंजा खुला, आसमान से खरबों टन रेत का पाउडर नीचे गिरा, जिससे आसमानी नीला समुद्र कीचड़ में बदल गया। रेत की बड़ी मात्रा के साथ टूटे हुए तराजू और लावा जैसे खून से लथपथ हजारों विशालकाय शरीर भी आसमान से गिरे और जल्द ही कीचड़ भरा समुद्री पानी हजारों घायल अग्नि ड्रैगन से भर गया। अगर अनास्तासिया चाहती तो वह फायर ड्रैगन द्वीप पर रहने वाले हर एक फायर ड्रैगन को मार सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि ऐसा करने का कोई मतलब नहीं था। एक तो सभी फायर ड्रैगन को मारने से सभी ड्रैगन का गुस्सा भड़क जाएगा और वे अपराधी को खोजने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे एक गंभीर जांच शुरू होगी जो पिछले कुछ महीनों में उसने, इवान, सिल्वन और अन्य लोगों द्वारा की गई सभी चीजों को उजागर कर सकती है। इसके अलावा सभी अग्नि ड्रैगन को मारने से उसे कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि वर्तमान स्थिति में वह इवान के लिए उनके शरीर को भी नहीं ले जा सकती थी ताकि वे उन्हें छाया मरे में बदल सकें, इसलिए उन्हें मारना संसाधनों की बर्बादी होगी। जैसे ही सभी ड्रैगन और द्वीप के टुकड़े कीचड़ भरे समुद्र में गिरे, विशाल काले ड्रैगन का पंजा अंतरिक्ष दरार में वापस जाने लगा। अनास्तासिया ने दूर तक देखा और उसकी दृष्टि अंतहीन अंतरिक्ष में घुस गई। ज़ाल्थोरक और अन्य उच्च स्तरीय ड्रैगन पर उतरी, जो अभी भी अपने चेहरों पर हैरान भाव के साथ खड़े थे। एक पूरे द्वीप के विनाश के साथ वे निश्चित रूप से अन्य सभी उच्च स्तरीय ड्रैगन को वापस बुला लेंगे, जिसमें ड्रोजन भी शामिल है, जो एशले को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अनास्तासिया ने धीमी आवाज में कहा, आत्मा प्रतिध्वनि के प्रभाव में इतनी शक्ति का उपयोग करने से उसकी आत्मा पर थोड़ा दबाव महसूस हो रहा था। अगर ऐसा नहीं होता क्योंकि उसने इस चाल का उपयोग करने से पहले अपनी प्रोजेनिटर शक्तियों का एक हिस्सा आत्मसात कर लिया था, तो उसे यकीन था कि उसे तुरंत सोल रेजोनेंस कौशल को निष्क्रिय करना होगा। अब मुझे बस उनके द्वारा ड्रोजन को वापस बुलाने और इस मामले को खत्म करने के लिए उस वाटर ड्रैगन से निपटने का इंतजार करना होगा। अनास्तासिया ने खुद से सोचा और एक कदम आगे बढ़ी, तुरंत एक बार फिर केंद्रीय द्वीप के भूमिगत क्षेत्र में दिखाई दी। अध्याय 1210 पकड़ा गया। केंद्रीय द्वीप के भूमिगत क्षेत्र में आकर जहां टेलीपोर्टेशन वेदी स्थित थी, अनास्तासिया ने सोल रेजोनेंस कौशल को निष्क्रिय कर दिया और अपनी आत्मा में एक चुभने वाला दर्द महसूस किया। क्योंकि उसने अपनी प्रोजेनिटर शक्तियों को आत्मसात कर लिया था और 50% के निशान तक पहुंच गई थी, उसका शरीर शक्ति से भरा था और उसे लग रहा था कि वह केवल अपनी प्राकृतिक शारीरिक शक्ति का उपयोग करके लाखों किलोमीटर दौड़ सकती है। हालांकि क्योंकि उसने सोल रेजोनेंस का उपयोग किया था, जो उसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए सचमुच उसकी आत्मा को जला देता है, उसकी आत्मा पूरी तरह से खत्म हो गई थी। इससे एक अनोखी स्थिति पैदा हो गई जहां उसका शरीर ताकत से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आत्मा बहुत कमजोर थी। हाँ, मुझे उम्मीद है कि जब वह वापस आएगा तो उसका पद इतना ऊंचा होगा कि वह अपने मूल के साथ प्राइमोर्डियल शैडो दायरे को एकीकृत कर सके। अनास्तासिया ने आह भरते हुए कहा, एक बार जब वह अपने मूल के साथ प्राइमोर्डियल शैडो दायरे को एकीकृत कर लेगा तो मुझे इसे बनाए रखने के लिए अपने इस इंस क्लोन को वहां रखने की जरूरत नहीं होगी और मैं आखिरकार बिना किसी प्रतिबंध के अपनी सभी शक्तियों का उपयोग करने में सक्षम हो जाऊंगी। जैसे ही अनास्तासिया ने बात की, उसने एक टोकन निकाला और अपने सामने एक होलोग्राफिक स्क्रीन प्रोजेक्ट की, जिसमें दिखाया गया कि ड्रैगन द्वीप पर क्या हो रहा था। एक बार जब अनास्तासिया चली गई तो ज़ाल्थोरक और अन्य उच्च स्तरीय ड्रैगन ने अपनी गतिशीलता वापस पा ली और अब वे उसकी प्रोजेनिटर शक्तियों से दबे नहीं थे। इसके तुरंत बाद उन्होंने सबसे पहले फायर ड्रैगन को बचाया, जो टूटी हुई नावों की तरह असीम महासागर में तैर रहे थे, और फिर उस जगह की जांच की जहां फायर ड्रैगन द्वीप कभी था। हालांकि ज़ाल्थोरक और अन्य ड्रैगन को इस बात ने चौंका दिया कि इतने शक्तिशाली हमले के बावजूद वे उस स्थान पर आभा का एक संकेत भी नहीं देख पाए, जिससे ये पता चल सके कि उन पर किसने हमला किया था।
ज़ाल्थोरक और अन्य लोगों ने आकाश की भी खोज की, जहां काले पंजे ने अंतरिक्ष को चीर दिया था और फायर ड्रैगन द्वीप पर उतर आया था, लेकिन फिर भी उन्हें कोई आभा महसूस नहीं हुई और वहां सब कुछ सामान्य था, जैसे कि किसी बल ने हमलावर के हर निशान को मिटा दिया हो। हमले के दौरान हम सभी ने जो रक्तरेखा दमन महसूस किया, वह दर्शाता है कि जिस व्यक्ति ने हम पर हमला किया था वह ड्रैगन से बहुत करीब से जुड़ा था, लेकिन किसकी रक्तरेखा इतनी उच्च स्तरीय हो सकती है कि वह रैंक 6 ड्रैगन को भी पार कर सकती है। ज़ाल्थोरक ने अपने चेहरे पर एक शिकन के साथ सोचा और अनास्तासिया की छवि दिमाग में आई। हालांकि जैसे ही यह विचार सामने आया, उसने तुरंत इसे खारिज कर दिया क्योंकि उसे लगा कि अनास्तासिया के पास ऐसी शक्ति होना असंभव है। वह उससे पहले भी मिल चुका था और हालांकि उसका वंश बहुत ऊंचा था और उसकी शक्तियां उससे कहीं बेहतर थीं, लेकिन उसका वंश हमलावर के समान स्तर का नहीं था। इसके अलावा पिछली बार जब उसने उसे देखा था तो वह आकाश द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गई थी और उसका रैंक मध्य स्तर रैंक 6 तक गिर गया था, इसलिए उसे विश्वास नहीं था कि वह ऐसा विनाश कर सकती है। फायर ड्रैगन द्वीप को नष्ट करने वाले व्यक्ति की शक्ति कम से कम महामहिम एल्ड्राकर के बराबर थी, अगर उससे ज्यादा नहीं। ज़ाल्थोरक ने एक गंभीर भाव के साथ कहा। उसकी नज़र नीचे कीचड़ भरे समुद्री पानी पर पड़ी, जो एक पूरे द्वीप के विनाश का प्रतीक था, और उसका चेहरा बेहद गंभीर हो गया। ड्रैगन द्वीप के इतिहास के हजारों सालों में ये पहली बार था जब उन्हें इतना नुकसान हुआ था, और इससे भी बदतर ये था कि उन्हें पता नहीं था कि अपराधी कौन था। इसके अलावा वे वर्तमान में गेहेना साम्राज्य के साथ युद्ध में थे और जो कुछ हुआ था उसकी पूरी तरह से जांच करने के लिए पर्याप्त जनशक्ति नहीं दे सकते थे। चूंकि अपराधी हमारी नाक के नीचे एक पूरे द्वीप को नष्ट कर सकता है और सुरक्षित रूप से बच सकता है, इसलिए इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वे फिर से वही काम करेंगे, ज़ाल्थोरक ने खुद से कहा। उसकी आंखों में ठंडी रोशनी चमक रही थी। एक पल सोचने के बाद उसने अपना संचार क्रिस्टल निकाला और ड्रोजन को कॉल किया, जो एशले के पीछे गया था। एक पल बाद कॉल कनेक्ट हो गई। ड्रैगन द्वीप पर वापस लौटें। कुछ गंभीर हुआ है, ज़ाल्थोरक ने कनेक्शन स्थापित होने के तुरंत बाद कहा। ड्रोजन के चरित्र को जानते हुए ज़ाल्थोरक को उम्मीद थी कि वह अचानक वापस बुलाए जाने के बारे में एक बूढ़े दादा की तरह चिल्लाएगा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। ड्रोजन ने कुछ अप्रत्याशित कहा, मैं पहले से ही ड्रैगन द्वीप पर वापस जा रहा हूँ, मुझे कुछ घंटों में वहां पहुंच जाना चाहिए। तुम पहले ही वापस आ रहे हो, क्या इसका मतलब है? ज़ाल्थोरक ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया, लेकिन ड्रोजन समझ गया कि वह क्या पूछ रहा था। बेशक, क्या तुम्हें लगता था कि मैं रैंक 5 कोर इवॉल्वर नहीं पकड़ पाऊंगा? ड्रोजन ने एक आत्मसंतुष्ट स्वर में उत्तर दिया। ज़ाल्थोरक ने एक गहरी सांस ली और ड्रोजन के शब्दों पर अपने उत्साह को शांत करने की कोशिश की। इस बात की बहुत संभावना है कि जिस व्यक्ति ने फायर ड्रैगन द्वीप को नष्ट किया और जिसने शून्य सुरंग को नष्ट किया, वे संबंधित हैं। अगर हम उसकी ठीक से जांच करें तो हम एक बड़ी मछली पकड़ सकते हैं। उसने गंभीर स्वर में बोलने से पहले सोचा। ठीक है, उसे जल्द से जल्द वापस लाओ। जरूर जरूर, लेकिन पहले तुमने कहा था कि कुछ गंभीर हुआ है। क्या हो रहा है? ड्रोजन ने पूछा, उसकी आवाज़ जिज्ञासा से भरी हुई थी। ड्रोजन की बात सुनकर ज़ाल्थोरक ने अपने नीचे कीचड़ भरे समुद्री पानी पर नजर डाली और उसका मुंह फड़क उठा। NOWELL-BE-IN.C-OM। जब तुम वापस आओगे तो समझ जाओगे, उसने जवाब दिया। फिलहाल विवरण अपने पास रखने का फैसला किया और कॉल समाप्त कर दी। कॉल समाप्त होने के बाद ज़ाल्थोरक ने पीड़ा में दहाड़ते हुए अग्नि ड्रैगन और उनकी देखभाल कर रहे अन्य ड्रैगन को देखा। उसकी आंखें ठंडी चमक रही थीं। एक बार जब मुझे पता चल जाएगा कि यह किसने किया तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, उसने खुद से कहा जब वह केंद्रीय द्वीप पर वापस लौटा। केंद्रीय द्वीप के भूमिगत क्षेत्र में होलोग्राफिक स्क्रीन के माध्यम से अनास्तासिया ज़ाल्थोरक और ड्रोजन के बीच बातचीत सुन रही थी। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल रही थी। ये कमीने वास्तव में मुझे इस जगह को उल्टा करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, उसने खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस लेते हुए एक ठंडी आवाज में कहा। 1 मिनट के चिंतन के बाद जब वह शांत हो गई तो अनास्तासिया को लगा कि कुछ ठीक नहीं है। हालांकि ड्रोजन की जन्मजात क्षमता एशले के अंतरिक्ष नियमों के लिए एकदम सही जवाब है, लेकिन उस लड़की को जानते हुए उसे इतनी आसानी से नहीं पकड़ा जाना चाहिए था। उसने बुदबुदाया। उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव था क्योंकि उसे याद आया कि उसने एशले को भागने के लिए कई कलाकृतियां ले जाते हुए देखा था। जब वह स्थिति पर विचार कर रही थी तो अनास्तासिया के दिमाग में कुछ कौंधा और उसकी आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं। क्या ये हो सकता है?